बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स रैपिडली मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। यहाँ से तो मैं कंटिन्यूसली जैसे ही लेक्चर नंबर 2 खत्म किया मैं लेक्चर नंबर 3 दे रहा हूँ। बीच में एक पॉज जो है ना मैंने ड्रिंक ब्रेक का रखा था। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और एक चार्ज वो पार्टिकल उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाए तो उसको जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन मिलेगी उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि वो क्या होगी। वो मैंने आपको वैसे उसके बारे में फॉर्मूला भी बता दिया था, लेकिन आपका फर्दर उसके बारे में क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो क्या वो सर्कुलर घूमना शुरू कर देगा, क्या होगा उसके अंदर, ये मैंने आपको बताना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से मैंने एक यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर ली। ये मैग्नेटिक फील्ड जो थी ये इनटू द पेपर थी, ये इनटू द पेपर। आप क्रॉस के साइन को समझ गए होंगे, मैंने दोनों लेक्चर्स में बड़े तफसील से बताया था। बी जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, यानी इनटू द पेपर। ये आपकी जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन कहते होते हैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल यहाँ है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, साउथ यहाँ होगा। तो चार्जेस को हम इसमें एंटर कर रहे हैं। लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैं इसको यहां एंटर कर रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल क्या, इसकी स्पीड ये है, इस डायरेक्शन में स्पीड है इसकी, ये वेलोसिटी ये डायरेक्शन में। तो अगर हम वो राइट हैंड पाम रूल लगा दें, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, राइट हैंड पाम रूल में आपने क्या करना होता है, जो फिंगर्स होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, थंब जो होता है ये आपका स्पीड की डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है, जबकि ये जो पाम का रुख होता है ऊपर, ये आपको फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। यानी ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड यू, ये आपका उस साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, पाम की डायरेक्शन ऊपर साइड पर है, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन यहां से लगेगी इसको, ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन इसको यहां से लगेगी। स्पीड इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो आपस में जो उनका कॉम्बिनेशन बना वो 90 डिग्री पे बना जाकर। और आप जरा पीछे जाएं अपने चैप्टर नंबर आई गेस जिसमें आपने चौथा चैप्टर था एग्जैक्टली, जहां आपने सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने उसमें तफसील से बताया था, मैंने कहा चले एग्जांपल लेते हैं, एक सन है, सूरज है, और उसके गिर्द जमीन गर्दिश कर रही है, ये जमीन घूम रही है। तो ये जमीन क्यों घूमती है? एक्चुअली जमीन की जो स्पीड होती है वो इनर्शियल डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में, ये स्पीड है। जबकि फोर्स जो सन जो है वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड के अंदर जब 90 डिग्री का एंगल लगता है स्टूडेंट्स, तो ये ना उधर जाती है ना ये इसकी तरफ खींची हुई आती है, बल्कि ये सर्कुलर में मूव करना शुरू होती है। हर पॉइंट पे फोर्स यहां लग रही होती है, स्पीड बाहर की तरफ होती है। हर पॉइंट पे फोर्स यहां लग रही होती है यहां, और स्पीड इस डायरेक्शन में होती है। हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन अंदर की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अंदर की तरफ होती है, जबकि स्पीड होती है। दोनों के बीच में हर वक्त 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन रहता है। ये तब मुमकिन है सर्कुलर में घूमना जब आपकी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल। स्टूडेंट्स यही काम इधर भी हो गया, यानी आपकी वेलोसिटी उधर है जबकि फोर्स ने उसको 90 डिग्री पे टेंजेंट एंगल लगा दिया। अब क्या होगा, ये जाते ही गोल घूमना शुरू हो गया, यानी ये गोल घूमना शुरू हो, गोल हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, जबकि फोर्स अंदर की तरफ होगी। हर पॉइंट पे ऐसा ही होगा, हर पॉइंट पे, यानी कोई भी पॉइंट ले ले ऐसा ही, और ये सर्कुलर में घूमना शुरू कर देगी हमारे पास। थोड़ा बड़ा करके बना लें, यूं था। आई होप आप समझ होंगे, थोड़ा सा बड़ी फजूल सी डायग्राम बनाई है तो ये समझ गए आप। यानी एक्चुअली
जो चार्ज की फोर्स थी, चार्ज की फोर्स का मैंने बताया था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होती है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर नंबर 2 में मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाया था। मैं इसको रेस करूं तो क्यू वी बी साइन थीटा में थी, इसमें V और B के बीच में 90 डिग्री लग रहा है और ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन यानी साइन 90 हो रही है, तो ये फोर्स हमारे पास हो जाएगी क्यू वी बी के इक्वल। ये पहली फोर्स है। ये फोर्स कौन सी है? यही। चूंकि ये फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगी है स्टूडेंट्स, दोनों की परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली स्टूडेंट होगा क्या कि यही फोर्स इसकी सेंट्रीपेटल फोर्स भी हो जाएगी, जो कि होती है mv²/r के। जब भी कोई चीज सर्कुलर में घूमती है कि फोर्स इनवर्ड हो, इनवर्ड 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 और स्पीड आउटवर्ड हो, तो उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही होती है। सो एक्चुअली दिस फोर्स इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स फर्दर ऑन। यही मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं यही फोर्सेस आपस में इक्वल है। फोर्सेस तो सेम है, वही फोर्स है, लेकिन वो एक्ट परपेंडिकुलरली हुई, जो कि बाद में सेंट्रीपेटल फोर्स की शक्ल में आपके सामने आ गई। तो हम कह सकते हैं कि क्यू वी बी, यानी अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, इसकी वैल्यू क्या है? क्यू वी बी, और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू mv²/r। v मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड होगा, इसके साथ वन टाइम कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज 2 टाइम। तो रेडियस को यहां ले आए, क्यू बी वहां जाएगा तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्यू बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना के यहां होल्ड करके रख ले। तो ये हमारे पास किसका, इसका जो रेडियस बनेगा वो इन 3-4 चीजों पे डिपेंडेंट होगा, जिसमें मैस, जिसमें v, जिसमें q, जिसमें b। अब आप स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं, जब भी कोई चीज घूमती है उसकी वेलोसिटी तो आउटवर्ड होती है, उसको फाइंड करना भी इतना आसान नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं कि हमें पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा के इक्वल होती है। ओमेगा कहते होते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और मैं अगर इस v इज इक्वल टू r ओमेगा को इसमें लगा दूं, r इज इक्वल टू mv, v की जगह पे r ओमेगा लगा लूं, नीचे qb है, यस ये आ रहा है हमारे पास। और यूं r और r आपस में कैंसिल हो गए, तो QB जो कि डिवाइड हो रहा है यहां जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर QB हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी QB/m। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। यूं रेडियस से भी हमें जान छूट गई। अब एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल अंदर जाता है, हमें क्या पता उसका रेडियस क्या होने वाला है। वैसे इसका एक मेथड है कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट सारे का सारा किसी ऐसे बॉक्स में कर दें, एक होगा बॉक्स में ही, क्योंकि चार्ज को कभी भी आप किसी हवा में नहीं दाखिल कर सकते। आप हवा में दाखिल करेंगे वो एयर पार्टिकल के साथ टकरा जाएगा। आपने ये एक वैक्यूम चैम्बर लेना है और ये सारा प्रैक्टिकल उसके अंदर करना है, वहां आपने चार्ज को थ्रो करना है। और आप चार्ज की अगर डायरेक्शन को जाहिर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि आप उसके अंदर लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस डाल दें। जब आप उस बॉक्स के अंदर लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस डाल देंगे, तो जिस से ये टकराएगा, हाइड्रोजन के पार्ट, हाइड्रोजन हल्का होता है, वहां उसको एक्साइट करेगा। और एक्साइट करने से एक बॉमर सीरीज के जो आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी और वो रोशनी आपको रेडियस के बारे में बता देगी ये क्या रेडियस है। लेकिन बहरहाल हमने रेडियस का खाता यहां से खत्म कर दिया कि उसको फाइंड ही नहीं करना पड़े। अब चलते हैं, ये इक्वेशन नंबर जी हमारे पास ये 3 थी, ये 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ओमेगा के बारे में मैंने पढ़ाया था। ओमेगा क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? ओमेगा होती है ओमेगा होती है द टोटल, आपने पढ़ा हुआ है द टोटल एंगल इन अ यूनिट टाइम, ये पढ़ा हुआ आपने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं टोटल एंगल। जब ये चार्ज पार्टिकल पूरा चक्कर लगाएगा तो वो टोटल एंगल उसके बनेंगे 2 पाई, और उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। The total time taken by a charge to complete round trip is known as time period. तो ये इसकी 5वीं क्वेश्चन आ गई। चौथी और 5वीं को कंपेयर कर लेते हैं। यानी 2 पाई बाई टी
इज इक्वल टू होगा क्यू बी ओवर एम, क्यू बी ओवर एम के। तो 2 पाई स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहां जाके डिवाइड करते हैं तो 1/t हमारे पास आ जाएगा क्यू बी ओवर 2 पाई एम। आप सब जानते हैं 1/, टाइम अगर मैं इसके अंदर इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दूं, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं कि अगर मैं इसको उल्टा दूं t/1 तो ये भी उलट जाएगा 2 पाई m ओवर क्यू बी, ये हो जाएगा हमारे पास। तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये आ जाएगा। वैसे 1/, टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2 पाई m आ गया। इसका मतलब हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक क्या कहते हैं वाइब्रेशन में, सॉरी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक पूरे सर्कल में हो, तो वो उनको फाइंड करने के फॉर्मूलाज हमारे पास ये है। चार्ज की वैल्यू लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, एम की लगाओ, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक बड़े मजे की बात बताता हूं स्टूडेंट्स। फर्ज करें आपके पास एक प्रोटॉन चार्ज है। प्रोटॉन चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन चार्ज है ना, उसकी वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
1673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg, ये वैल्यू होती है। यानी ये दोनों वैल्यूज उसकी कांस्टेंट है एक प्रोटॉन चार्ज की, यानी Q कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है। M क्या, मास किसका, ये कांस्टेंट है, वही वैल्यू इसकी, 2 पाई वैसे ही कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हायर होती जाएगी। लेकिन याद रखें बाकी ये चीजें आपकी कांस्टेंट नहीं है, बढ़नी नहीं चाहिए, वैसे ये बढ़ती नहीं है, वही सेम ही रहती है। लेकिन यही रिलेशनशिप टाइम पीरियड के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा, यानी कम टाइम में वो ज्यादा रिवॉल्व कर सकेगा। सो ये बात आप याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं बिफोर आई स्टार्ट द अदर टॉपिक मैंने कहा ये बात भूल जाएगी मुझे, क्योंकि आपकी बुक में लिखी हुई थी। इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन लफ्ज साइकिल से निकला है, यानी कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी यानी इसका मतलब है कि एक सेकंड में, एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, आई एम सॉरी, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हो रही है। सो इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जो आपके पास जब भी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का है, सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट दिस। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें दो फील्ड्स यूज की जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक प्लेट है जिसके अंदर पॉजिटिव फील्ड दी हुई है और ये एक प्लेट है जिसमें नेगेटिव फील्ड दी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, यानी अगर इसको हम यूं ड्रॉ करें तो इसकी जो लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी। अगर मैं किसी भी चार्ज को यहां प्लेस करता हूं, पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपको पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा। आपको अगर इसको ऊपर लेके जाना है पॉजिटिव चार्ज पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव साइड पे मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हो, चलिए मैं दोनों का सम बना के आपको बताता हूं। जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड दी है जो आपसे पेपर की तरफ जा रही है, इनटू द पेपर, यानी बी जो है वो इनटू द पेपर है, ठीक है, पेपर की तरफ जा रही है। और आप यहां चार्ज रखते हैं, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड
अगर हो तो चार्ज को मूव होना चाहिए अगर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा करनी है। अगर स्टैंडिंग चार्ज इस जगह पर होगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चार्ज की मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में होती है वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होती है, जिसमें वी वेलोसिटी है, स्पीड। और अगर स्पीड जीरो होगी तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन कभी भी पैदा नहीं होनी, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए। ये अगर यहां से मूव करवा देगा ये, तो इसके बारे में मैंने एक आपको पाम रूल बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि आपका जो ये होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, थंब जो है वो एक्चुअली इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। सो ये चार्ज जैसे ही मूव करेगा इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। और मैं अगर इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लूं जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास मौजूद हो ये, और यहाँ नेगेटिव चार्जेस मौजूद हो हमारे पास ये, तो ये भी एक फील्ड पैदा करेगा। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड के अपोजिट साइड पे चलना शुरू हो जाता है, और इसकी फोर्स तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रिक होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगी जो क्यू ई के इक्वल होता है। आपने ये पढ़ा होगा लास्ट में अपने पिछले चैप्टर में, इनफैक्ट पिछले से पिछले चैप्टर में, F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होता है। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आ गया स्टूडेंट्स। अगर फर्ज करें ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाती है, यानी जितनी फोर्स से ये ऊपर जाना चाह रहा है इतनी फोर्स से ये रिपेल करके इसको नीचे की तरफ फेंकने की कोशिश कर दे, so this charge is not gonna upward and not going even downward, it will go straight, बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो हमारे पास ये फोर्सेस जो इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। मैग्नेटिक क्यू वी पी के इक्वल है, इलेक्ट्रिक क्यू ई के इक्वल है। और अगर हम स्पीड की वैल्यू फाइंड करें तो क्यू ई ओवर क्यू बी हो जाएगा, तो क्यू क्यू कट गया तो स्पीड हमारे पास आ गई ई ओवर बी। सो अगर आप स्पीड इतनी देते हैं, इतनी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास और हमारे पास बी हो, बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उन दोनों की रेशो हो हमारे पास, तो आपके पास वो जो क्या कहते हैं जो चार्ज है वो हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा इधर से निकल जाएगा। सो स्टूडेंट्स वही पार्टिकल इसमें से निकल जाएंगे जिनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो इक्वल होंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के, वरना पार्टिकल इसमें से स्ट्रेट नहीं गुजरेंगे। अगर तो वो स्लो गुजर रहे हो तो इसका मतलब है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे, और अगर फास्ट स्पीड से चले जाएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गुजर जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। जनरली जॉन सी फील्ड की फोर्स ज्यादा होगी, जॉन सी फील्ड की फोर्स ज्यादा होगी। जैसे फर्ज करो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कम है, तो मैग्नेटिक में फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रिक की तरफ, और अगर हमारे पास ये वाली ज्यादा है तो इसकी फोर्स जो है ना वो ज्यादा लगेगी, और जबकि दूसरे उसकी कम लगेगी। अगर ये फील्ड एक ही रीजन में आपके पास हो, दोनों फील्ड एक ही रीजन में हो, तो फोर्सेस का जो सम है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के सम के इक्वल होगा। दोनों अगर फोर्सेस एक ही रीजन में हमारे पास मौजूद हो, यानी ये हमारे पास कौन सी है, ये क्यू ई के इक्वल है और ये क्यू वी बी के इक्वल है, साइन थीटा। आप अगर क्यू कॉमन निकालें बाकी रह जाएगा ई प्लस वी बी साइन थीटा। इस फोर्स को हम कहते होते हैं स्टूडेंट्स लॉरेंट्ज फोर्स, बट ये तब होती है जब आपकी एक ही लॉरेंट्ज लॉ भी कहा जा सकता है, ये बड़ा मशहूर लॉ है। तो ये तब होता है जब ये एक ही रीजन में हमारे पास लग रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को आराम से समझ गए होंगे। इसके लिए दोनों की फोर्सेस का अगर सीधा जाना है, दोनों की फोर्सेस का इक्वल होना चाहिए हमारे पास फोर्सेस। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था मुझे याद पड़ता है फेडरल बोर्ड के किसी एग्जाम पेपर में, कि अगर हम न्यूट्रॉन को यहां से थ्रो कर दें तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई न्यूट्रॉन पे ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकती है ना मैग्नेटिक, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कोई इंपैक्ट कर सकती है ना ही मैग्नेटिक, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल ही हमारे पास नहीं है।
तो आप कहेंगे देयर वुड बी नो फोर्स, वो तो बिल्कुल सीधा सीधा इनफिनिटली चलता जाएगा, ऐसे वो जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें, अगर आपको माइंड में वो क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कमेंट में, और आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से कमेंट में अपने राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।